बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। जब बिहार के किसी भी खबर को आप केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। अगर उसी खबर को आप यूट्यूब या फेसबुक में जाकर देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, कम से कम 3 मिनट तो ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में कि बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट बनाने से आप खुद से भी खबरों को इस ऐप में पोस्ट कर पाएंगे। तो अभी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों देश भर में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के बाद अब बिहार में सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 70,000 सरकारी स्कूलों का नाम बदलने की तैयारी की है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर इसी सत्र में स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जहां दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों और फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जुलाई के बाद इसी सत्र में स्कूलों के नाम बदलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग बिहार के सभी 38 जिलों में नवसृजित और उत्क्रमित विद्यालयों से जानकारी जुटाने में लगा है। इन स्कूलों के नाम राज्य के या फिर देश और राज्य के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। ऐसे स्कूलों के नए नाम के ई शिक्षा कोष और यू डाइस पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। इसके बाद ये स्कूल उसी नाम से जाने जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक इन स्कूलों का नाम बदलने के पीछे एक कारण ये भी है कि ई शिक्षा कोष और यू डाइस पोर्टल में एंट्री करने के दौरान इन स्कूलों के बड़े बड़े नाम होने से काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों का नाम बदलने के फैसले लिए हैं। दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब बागवानी के गुर भी सीखेंगे। जब पटना जिले के 565 स्कूलों का इसी परियोजना के लिए चयन किया गया है। जब पटना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही बागवानी के गुर सिखाने के लिए पोषण वाटिका तैयार की जाएगी। इसके लिए जिले में 565 स्कूलों का चयन किया गया है। यह सूची में वैसे ही स्कूलों को शामिल किया गया है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पर्याप्त जगह और फिर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा है। जब पहले चरण में मई माह से स्कूलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी। इसमें बच्चों को पालक, गोभी, टमाटर, मटर और अन्य सीजनल सब्जियों की खेती के तरीके और सिंचाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त करने के कुछ हफ्ते बाद भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पवन सिंह के सामने बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा है। आपको बता दूं कि अब इसी को लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे अंदाज में बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई उनकी मर्जी है, जिसको जहां से लड़ना है चुनाव वहां से वो लड़े। यही तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। दोस्तों बिहार समेत पूरे देश में कल ईद उल फित्र धूमधाम से मनाई गई, जहाँ लोग एक दूसरे को बधाई दिए। इसी दौरान में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की महिला ने भी मस्जिद में नमाज अदा की है, जहाँ लोग एक दूसरे को बधाई दिए। इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देख कर के आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमूमन ईद उल फित्र की नमाज मुस्लिम समुदाय के पुरुष ही अदा करते हैं, लेकिन बिहार की एक मस्जिद में यह महिलाएं भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। आपको बता दूं कि देश में अमन, चैन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई है। जब मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं की नमाज अदा करने की परंपरा बिहार मुजफ्फरपुर में अभी भी जारी है। यह मस्जिद महिलाओं के समानता के अधिकार का एक बेहतर उदाहरण है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मारीपुर के बक्सी कॉलोनी स्थित मस्जिद ए और फिर अहले हदीस एवं मदरसा मोहम्मदिया सल्फिया में जुटी सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने रमज़ान के आखिरी दिन की रोज़ा के बाद ईद की नमाज पढ़ी। आपको बता दूं कि इस मस्जिद में ये नई बात देखने को मिली है कि यहाँ पर सिर्फ महिलाओं ने ही ईद की नमाज अदा की है, जहाँ इसको लेकर के महिलाओं में खास उत्साह था और ईद का भी खास उमंग थी। आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की मस्जिद में एंट्री दी गई है। मुस्लिम महिलाओं ने बताया है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जहाँ एक तरफ पुरुष समुदाय के लोग मस्जिदों में और ग्रहण में नमाज अदा करते हैं, तो ऐसे में हम सिर्फ घरों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब इस मस्जिद में नमाज अदा करने के साथ अधिकार को ये पूरा करता है और हम लोग खुशी के साथ में अभी महिलाएं एक साथ नमाज पढ़ने का काम करते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत
खूबसूरत होता है। अगर आप भी सहारा में निवेश किए हुए हैं, यानी कि सहारा में आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आपको जल्द पैसा वापस मिलने वाला है। और ये पैसा सिर्फ आपका मूल पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा ब्याज के साथ आपको पैसा वापस दिलाया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमित शाह ने भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किए गए पैसे को लेकर के काफ़ी लोग लंबे समय से परेशान हैं। ऐसे में यदि आपने भी सहारा इंडिया कंपनी में अपने पैसे को रिफंड करवाने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बड़ी खबर है। जब वहीं पर सहारा निवेशकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जब बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि निवेशकों का पाई पाई मोदी सरकार वापस करेगी। आपको बता दूं कि अमित शाह ने कहा है कि इस मसले पर काम चल रहा है। जहां देरी को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव और फिर कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर के परेशानी हो रही है, जब मगर निवेश का पैसा लौटाने पर काफी तेजी से काम चल रहा है। अमित शाह ने कहा है कि अभी कुछ लोग सहारा समूह में लगाए गए पैसे की पेमेंट की बात कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा के कोऑपरेटिव में जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वह सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय लिया गया है। यह अभी आपको जो तकलीफ हो रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ को तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर और फिर कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया गया है, 10,000 तक ही नहीं लेना है, वो जितना पैसा वसूला है वो सारा देना है। दोस्तों आज 12 अप्रैल है, तो आज बिहार में मौसम को लेकर के अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि आज बिहार में मौसम करवट लेने वाला है। पूर्वानुमान है कि दक्षिण बिहार में प्री मानसून का असर देखने को मिल सकता है। जब पटना मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज उत्तर बिहार के 19 जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है और न ही वर्षा या फिर बादल छाए रहने के संकेत हैं, लेकिन दक्षिण बिहार में मौसम बदलने के संकेत हैं। जब भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में कुछ स्थानों पर हल्की या फिर मध्यम स्तर तक वर्षा हो सकती है। वज्रपात और बिजली चमकने की भी संभावना है। दक्षिण बिहार के जिलों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर बिहार में भी यह तापमान में वृद्धि का कोई भी अनुमान नहीं है। आज से 3-4 दिन बिहार में प्री मानसून का असर दिखेगा, जहाँ पर तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी दी गई है। जब 15 अप्रैल से 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, साथ ही साथ हीट वेव का असर भी हो सकता है। आपको बता दें कि प्री मानसून का असर बिहार में कल देखने को मिला। जब कल मौसम विभाग के अनुसार 8 जिलों में हल्की वर्षा हुई है, जहाँ जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले के कुछ भागों में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में शादी करने के लिए भी बिहार सरकार पैसे देती है? जी हाँ, अगर कोई कुंवारा युवक शादी करना चाहता है तो उसके लिए बिहार सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। वो कैसे और किनको पैसा मिलेगा, हम आपको भी बता देना। आपको बता दें कि बिहार में शादी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में इंटरकास्ट शादी करने पर 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देती है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार इस योजना के तहत समाज में फैली जाति की दीवार को तोड़ना और फिर जाति प्रथा को खत्म करना चाहती है। इसके लिए इंटरकास्ट शादी करने पर प्रोत्साहन राशि देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरकास्ट शादी कर सके। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वर वधू को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यह साथ ही साथ लड़की की न्यूनतम उम्र 18 और फिर लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। वहीं पर वर वधू में से कोई भी एक अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का हो, या फिर दूसरे पक्ष ओबीसी का या फिर सामान्य जाति का होना चाहिए। आवेदन करने के लिए दस्तावेज के बारे में अगर बात की जाए तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास शादी का रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और फिर फोटो आदि होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास ये प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार सरकार इस योजना को बहुत पहले ही लागू कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। जो केडीबी लाइव के माध्यम से आपको हर एक योजना के बारे में सतर्क किया जाता है। दोस्तों बिहार के बक्सर सीट से लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, जहां भले ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और बक्सर से बीजेपी के वर्तमान सांसद अशोभनी चौबे को इस बार टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने बयान से बड़ा संकेत दिया है। जब बक्सर के सांसद अशोभनी चौबे ने कहा है कि बक्सर में मैं ही रहूंगा। जब अशोभनी चौबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी नामांकन बाकी है, जब बहुत कुछ होने वाला है। जब किसने क्या समझा नहीं समझा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे जो चुनाव के बाद नंगे होंगे। अशोभनी चौबे
चौबे ने इसके बाद कहा कि जो भी होगा मंगलमय होगा। अश्विनी चौबे ने ये बातें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जो आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है और इस सीट से गोपालगंज जिले के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। जब राजद ने इस सीट से बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जब बक्सर सीट से ही आनंद मिश्रा भी मैदान में है, जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ करके कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा है। खबर बिहार के नालंदा जिला से सामने आई है। नालंदा में 6 महीने के प्यार का खौफनाक अंत हो गया है। प्रेमिका के परिवार वालों ने 12 दिन पहले प्रेमी को पकड़ा और जमकर की पिटाई कर दी, जहां इससे उसका दाहिना हाथ दाहिना पैर टूट गया और सिर फट गया था। जहां लड़का के परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा था। 12 दिन बाद मंगलवार को उसकी मौत हो गई। आपको बता दो कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लड़की के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिंद थाना क्षेत्र के कुशहर गांव की है, जब मृतक प्रकाश कुमार का पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। मृतक की दादी मिंती देवी ने बताया है कि प्रकाश का गांव की ही एक लड़की से पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक लड़की के घर वालों को लग गई तो फिर प्रकाश को पकड़ करके जम करके पिटाई कर दी थी। वह इंटर का छात्र था, वहीं पर लड़की 10वीं में पढ़ रही है। मिंता देवी बताती हैं कि प्रकाश के माता पिता और फिर छोटा भाई दिल्ली में रह करके मजदूरी करते हैं। 29 मार्च को लड़की के पिता चाचा समेत 6 लोग घर पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया, जब प्रकाश ने ही दरवाजा खोला, इसके बाद सभी लोग उस पर टूट पड़े। जब सभी लोग लाठी डंडा कुदाल और रॉड से पिटाई कर दी, इसके बाद मौके से ही वे भाग निकले। आनंद फानन में प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी आज मौत हो गई। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और बिहार की प्रगति पर बात नहीं करेंगे। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने बिहार के लिए क्या किए गए सभी वादे पूरे कर दिए हैं? अच्छा, आप ये नहीं बताएंगे कि आपने कितनी नौकरियाँ दी, आप अग्निवीर योजना क्यों लाए, आपने महंगाई क्यों नहीं खत्म की? मंत्री ने 2 महीने पहले कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है, फिर दरवाजे कब और कैसे खुले, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं और देश से विकास से इसको कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बिहार के दौरे पर गया पहुंचे थे। यहां पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर को घेरा था। साथ ही साथ अमित शाह ने लालू और सोनिया गांधी के राम मंदिर टकराव को भी उजागर किया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, जिसे लालू यादव और सोनिया गांधी लंबे समय तक लटकाते रहे। अमित शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर हमारा था, धारा 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया। अमित शाह ने कहा कि हालांकि लालू यादव और विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले इसे नहीं हटाना चाहते थे। बिहार में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गली मोहल्ले से लेकर के सभी वार्डों का चक्कर काट रहे हैं, जहाँ लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो बढ़ चढ़ करके ताल ठोक रहे हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी पहले टिकट की आस में थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया और अब जनता के सामने कई वादे कर रहे हैं। इनमें यूट्यूबर मनीष कश्यप भी है। इसी क्रम में मनीष कश्यप ने बताया है कि वे किसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन्हें क्यों दूध से नहलाया गया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी पार्टी के दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, जब मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम मोदी के दम पर चुनाव लड़े तो फिर उनके दम पर बैठ जाएंगे, वहीं पर नीतीश जी के दम पर चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन आप लोग के दम पर जीते तो फिर आप लोगों के साथ बैठूंगा। वहीं पर मनीष कश्यप को दूध के नहलाने पर उन्होंने कहा है कि मैं दूध से नहलाने को नहीं कहा, बल्कि मेरी माताओं ने मुझे दूध से नहलाया है। जब माताओं ने मुझसे कहा कि बेटा तुम मेरे दूध का कर्ज चुकाना, इसलिए मैंने भी माताओं को भरोसा दे दिया हूँ कि मैं माँ के दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को पता है कि मैं पूर्णिया का सेवक हूं। विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि उनको सर्टिफिकेट देने के लिए धन्यवाद, जितनी भी गाली हो उससे हमको सुशोभित करें, जहाँ हमको अच्छा लगेगा। जितनी गालियाँ हो मजबूती के साथ दीजिए, जहाँ हम उसको भी अमृत की तरह लेंगे। आपको बता दूं कि पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है, तो फिर वहीं पर
पर एनडीए से जेडीयू के संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जब गुरुवार को पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम बुरे हैं तो फिर वे अपनी अच्छाई दिखा करके लोगों से मिले, जब दूसरे को गाली देकर के बुराई करके क्या फ़ायदा। जब मेरे लिए संतोष कुशवाहा और बीमा भारती परिवार है, मैं आलोचना कभी नहीं करता हूँ। जब जनता जवाब देती है, पप्पू यादव को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जानते हैं कि पप्पू यादव 5-5 बार सदन में गए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि जदयू की एक महिला नेता पिंकी भारती ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जब पिंकी भारती नवादा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही है, जदयू के प्रदेश सचिव के पद पर भी थी, उन्होंने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दूं कि पिंकी भारती जिले की कद्दावर महादलित नेता माने जाते हैं। जब पिंकी भारती ने कहा है कि बहुत ही भारी मन से उन्होंने खुद को जदयू से अलग किया है। जब अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि जदयू ने मुझे पहचान दी है, सदैव आभार रहूँगा। मेरे लिए ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। जिस संगठन में मैंने राजनीति की आंख खोली है, जहां राजनीति जन्म हुआ है, उस दल को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बिहार आने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार के नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 15 अप्रैल को भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां इस जनसभा के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवादा लोकसभा क्षेत्र के जनता के साथ साथ आसपास के लोकसभा को साधने की कोशिश करेंगे। जब बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। जहाँ नवादा में योगी के काफ़ी समर्थक हैं। उनके चुनाव से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को नवादा के IIT मैदान में यानी कि आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर CP ठाकुर के बेटे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में है। योगी आदित्यनाथ इनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं। जब वहीं पर राजद से उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा है। जब इस बार लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने नवादा लोकसभा सीट से श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर के कोई वोट अपने पाले में लाने की कोशिश है। दोस्तों, आसनसोल सीट से टीएमसी के सांसद और मौजूदा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने मशहूर भोजपुरी सिंगर और अभिनेता के लिए बड़ी बात कह दी है। पवन सिंह के लिए बात कही है। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। जब उनका नाम घोषित हुआ था तब वे नहीं जानते थे कि वे बनारस के हैं, रक्सौल के हैं, गाजीपुर के हैं या फिर गाजियाबाद के हैं। वे कहां से हैं इसकी जानकारी तक नहीं थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया है कि बाद में उनके बारे में पता चला है कि वे अच्छे इंसान हैं, अच्छे परिवार से आते हैं और फिर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। वे अच्छे गायक और कलाकार हैं। उनका मेरा शुभाशीष और प्यार। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि जहां तक उनके नाम वापसी की बात है तो फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर नाम वापस ले लिया। ये मेरे प्यार की वजह से किया गया है या फिर मेरी लोकप्रियता की वजह से किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने नाम वापस लिया या फिर नाम वापस लेने को मजबूर किया, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, जब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के बीच जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, वहीं पर भोजन को लेकर भी बिहार में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर नवरात्र के समय मछली खाने के आरोप लगाकर के भाजपा ने जोरदार हमला बोला था। अब इसी कड़ी में तेजस्वी ने अपने एक्स मीडिया पर एक वीडियो जारी करके ऑरेंज पॉलिटिक्स को लेकर के भाजपा पर पलटवार कर दिया है। इस वीडियो पोस्ट के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है, जो ऑरेंज रंग से तो वे नहीं चिरेंगे। दरअसल बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में तेजस्वी यादव के साथ VIP नेता मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके मछली खाते हुए दिखाई देते हैं। जो तेजस्वी यादव का दावा था कि ये वीडियो चैत्र नवरात्र के एक दिन पहले का है। हालांकि भाजपा ने इसे मुद्दा बना करके राजद VIP नेता पर हमला बोला था। जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाजपा वालों का IQ टेस्ट ले रहे थे लेकिन वे फेल हो गए। बहरहाल अभी ये मामला ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि तेजस्वी और मुकेश सहनी का एक और वीडियो सामने आया। इसमें दोनों नेता हेलीकॉप्टर में बैठ करके संतरा खाते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक्स मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के साथ लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है, ऑरेंज के रंग से तो वे नहीं नचरेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ बैठे मुकेश सहनी इस वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि आज ऑरेंज है, संतरा खा रहे हैं। जब आज भी हमें लगता है कि भाजपा वालों के पेट में तकलीफ होगी कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं, इसको भी वे धर्म से जोड़ेंगे। अब बताइए कि हम लोग खाएं पिए नहीं, वे लोग चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा का बेटा हमेशा नमक रोटी खाए। मुकेश सहनी कहते हैं कि एक तो समय नहीं मिलता है, जब दिन रात प्रचार करते हैं, जब वापसी के समय में कुछ खा पी लेते हैं कि शरीर में शक्ति रहे। जब ऐसे लोगों से हमें लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है।
दोस्तों बिहार के पटना में एक मंडप से दूल्हा और बारात इसलिए वापस लौट गई कि दुल्हन ने दूल्हे की सूरत देखने के साथ ही शादी से इनकार कर दिया। जब दुल्हन के इनकार करते ही बाराती और फिर घराती पक्ष के लोगों के बीच बवाल हो गया। जब दुल्हन का कहना था कि जो शादी करने आया है उस लड़के से उसकी शादी तय नहीं हुई थी, उसकी शादी किसी और से होने जा रही है। जब वर पक्ष ने पूर्व में जिस लड़की को दिखाया था ये लड़का वो नहीं है, जब दूल्हे की शक्ल उस लड़के से नहीं मिलती है जिसे उसे पहले दिखाया गया था। जब ये मामला पटना जिले के फतुहा का है। आपको बता दूं कि लड़की के इस दावे के बाद लड़की वालों ने भी दूल्हे का सेहरा हटा करके उसका चेहरा देखा और हैरान रह गए। जब लड़की वालों ने शादी से इनकार करते हुए लड़के वालों से उपहार में दिए गए 1 लाख रुपए लौटाने की बात कही। इसके बाद भारी बवाल मच गया, जहां वर पक्ष के लोग आग बबूला हो गए। जब पीड़ित लड़की का कहना है कि उसे उस घर में शादी नहीं करनी है जहां उसके रुपए लौटाए जाए। इसके बाद वहां हालात मारपीट के पैदा हो गए। जब दुल्हन के मना करने पर वर पक्ष वाले मारपीट पर उतारू हो गए। दूल्हे वालों ने दबंगई दिखाते हुए लड़की वालों को विवाह भवन परिसर से ही भगा दिया। दोस्तों बिहार की सियासत में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री के बाद पावर स्टार पवन सिंह चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जहाँ कहा जाता है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। जहाँ वहीं पर इस ऐलान के बाद पवन सिंह ने अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट के कवर फोटो से पीएम मोदी की समर्थन वाली तस्वीर भी हटा दी है। जब भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता पवन सिंह बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक की है। इस ऐलान के बाद पवन सिंह बिहार की राजनीति में सुर्खियों में आ गए। एनडीए ने काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन वाली तस्वीर भी हटा दी है। इससे तो स्पष्ट है कि वे बीजेपी से नाराज हैं और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक मंच से झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि किसने देश को बांटने वाली ताकतों से हाथ मिलाया और उन्हें मजबूत किया है और किसने देश की एकता और फिर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने यह भी चुटकी ली है और कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। जब भारतीय जेलें कांग्रेस नेताओं से भरी थी तब देश को विभाजित करने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार कौन चला रहा था। दोस्तों अगर आप बिना मिट्टी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार सरकार 50% सब्सिडी देगी, यानी कि जितना खर्च आएगी बिना मिट्टी की खेती करने पर उसका 50% पैसा बिहार सरकार आपको देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि खेती की मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मिट्टी की खेती भी होती है। जी हाँ, अभी हम इस वीडियो में आपको खेती से जुड़ी हुई इस तकनीक के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दूँ कि खेती की इस पद्धति को हाइड्रोपोनिक खेती कहा जाता है, जिसमें किसान केवल पानी का उपयोग करके फसल उगाता है। या साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि इस तरह की खेती पर सरकार आपको काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी देती है। आप भी ये खेती करें और सरकार से मिल रही सब्सिडी का पूरा फायदा उठाएं। आपको बता दूं कि ये खेती पाइप के जरिए की जाती है। जब इसके लिए पाइपों पर छेद करके उसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की जड़ें पानी के पाइप में डूबी रहती है। जहाँ साथ ही साथ पौधों के लिए सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व भी इस पानी में घुल जाते हैं। जब 15 से 30 डिग्री का तापमान आपके लिए उपयुक्त है तथा आर्द्रता 80 से 85% सही रहता है। आपको बता दूं कि ये खास बात यह है कि सरकार इसको लेकर के 50% तक सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक विधि से खेती करने के लिए किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ कई राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी दे रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सभी राज्यों के लिए सब्सिडी के अलग अलग नियम बनाए हैं। जहाँ इस नियमों के मुताबिक इसके लिए आवेदन करने पर सब्सिडी दी जाती है। इस खेती में आप मेहनत की लागत से भी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जब बिना मिट्टी की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सब्सिडी लेने के लिए सरकार से आप स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप राज्य और केंद्र सरकार की कृषि वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हेलमेट नहीं पहनने पर चालान 1 लाख रुपए का हो सकता है। नहीं ना, मगर बिहार पुलिस ने काट दिया है और अब जिस व्यक्ति का चालान कटा है वह तपती धूप में डीटी और फिर ट्रैफिक कार्यालय का चक्कर काट रहा है।
दरअसल ये अनोखा कारनामा बिहार पुलिस का है, जब बिहार पुलिस ने हेलमेट न पहनने के कारण एक युवक का चालान 1 लाख रुपए काट दिया। यह मामला बिहार के भागलपुर के नवगछिया का है। जब भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था एडवांस क्या हुई, इसके कारनामे भी एडवांस हो गए हैं। जी हाँ, इससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। जब भागलपुर जिले में अब ऑनलाइन चालान की सुविधा दी गई है, जब लगभग सभी चेक पोस्ट पर डिजिटल मशीन से ही भी चालान काटा जा रहा है, जब ऐसे में पुलिस की अतरंगी कारनामे भी सामने आ रहे हैं। पूरा मामला भागलपुर जिले के नवगछिया के कदवा चेक पोस्ट का देखने को मिला है, जहां एक बाइक सवार युवक का हेलमेट के लिए 1 लाख रुपए का चालान काट दिया। जब इसको लेकर के पीड़ित युवक रजाबुल से बात की गई तो फिर उसने बताया है कि मेरा घर मधेपुरा जिला के चौसा में पड़ता है, जब वहां से मैं आवश्यक कार्य के लिए नवगछिया जा रहा था, जब तभी कदवा चेक पोस्ट के समीप वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने का चालान काट दिया, जिसका उचित जुर्माना 1000 रुपये बनता है, लेकिन मेरा 1 लाख रुपये तक चालान काट दिया है। अब इसको लेकर के कभी भागलपुर DTO ऑफिस तो कभी चेक पोस्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। वहीं पर जब मामले को लेकर के नवगछिया SP पूर्ण कुमार झा से बात करने लगे का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे संज्ञान में मामला नहीं आया है, मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। जब पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोका था और अब बीजेपी के रथ को मैं रोकूंगा। उन्होंने बुधवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रफीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी से ना तो लालू प्रसाद यादव डरे हैं और न हम डरेंगे। उन्होंने बीजेपी को झूठ की पार्टी करार दे दिया है। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में अपने प्रत्याशी अभय कुशवाहा के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब मंत्री थे तो फिर सभी कुली को अस्थायी नौकरी दी, जब उस समय रेल भाड़ा कम था, जब 3 रेल कारखाने खोलने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि बीजेपी के झांसे में ना आए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि पिछले चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी और उसके मुताबिक 7 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरी दी थी। जब 5 साल और मौका मिलता तो फिर कितनी और नौकरियां देते। सभा में VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि मल्लाह समाज के लोगों को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने काफी सम्मान दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी को जेल जाना होगा। इसके बाद अब इस पूरे बयान पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मालूम चल जाएगा कि कौन जेल जाएगा। जब भाजपा नेता और नीतीश सरकार के डिप्टी CM ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, जब कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। जब इतना तो साफ है कि ये डरे हुए लोगों की आवाज़ है। जब इसके आगे विजय सिन्हा ने कहा कि यही लोग हैं जो कभी चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज बड़े बड़े महलों के मालिक हैं। राजा कैसे बन गए, मॉल से लेकर के फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और कौन जेल में होगा, इसका भविष्य क्या होगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। एक बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में पप्पू यादव के कार्यालय में छापेमारी हुई है। जब पुलिस ने ये छापेमारी की है, पुलिस ने कार्यालय में पहुंच करके बिना परमिशन के बजा रहे DJ गाड़ी को जब्त करके थाने ले गई है। ये कार्रवाई हाट थाना के पुलिस ने की है। जब पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के आदेश पर की गई है। जब वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने परेशान करने का भी आरोप लगाया है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि जिस DJ गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है उस DJ गाड़ी का परमिशन लिया गया था। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि पुलिस फोर्स कार्यालय पर आई हुई थी। जब उन्होंने कहा है कि उस गाड़ी की ब्रांडिंग रोड पर ही हो रही थी, गाड़ी के परमिशन के लिए गए हुए थे, वे गाड़ी ना कभी बजा ना कोई ध्वनि हुई। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह के रवैया का मुझे पहले भी शंका थी। जब उन्होंने कहा है कि मैं देश और फिर दुनिया से कभी भी डरता ही नहीं हूँ, जब पूर्णिया में कभी डर का नाम ही रहा ही नहीं है। जब मुझे लगता है कि जितना ये लोग मुझे परेशान करेंगे, भगवान उतना ही उनको सद्बुद्धि दे। पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी मानसिकता बन गई है जैसे दिल्ली में ED और CBI की मानसिकता है। जहां उन्होंने DM और फिर SP से भी आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले ऑर्डर होना आवश्यक है। जब पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी कार्यालय में आकर के वर्कर को धमकाए और ज़बरदस्ती गाड़ी ले जाए, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है।
पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब उनकी जान को खतरा है, जिस दिन वे कांग्रेस ज्वाइन किए थे उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार में कांग्रेस की आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुद्दे की बात कीजिए, कौन क्या बोल रहा है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। या पीएम बिहार को बताएं कि अगले 5 सालों में बिहार के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है। 10 साल में रेलवे में कितने नौकरी दी है या कितनों को सेना में नौकरी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कितने कारखाने लगवाए, आरक्षित कोटे के पद खाली क्यों हैं। उन्होंने सवाल किया है कि 10 सालों बाद भी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीबी, महंगाई और फिर बेरोजगारी ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पीएम इन पर क्यों नहीं बोलते। चुनाव में मोदी पर नहीं बल्कि मुद्दों पर की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब की बार बिहार के किसान, गरीब, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, बेरोजगार कर्मचारियों, व्यापारियों, वंचितों और उपेक्षकों ने ठान लिया है कि झूठ और जुल्मों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। दोस्तों, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बुधवार को बिहार के काराकाट से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। इस बीच गुरुवार को पवन सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर काराकाट की जनता के लिए मैसेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने पवन सिंह को बनाया है, अब हमारी बारी है जब आप लोगों की सेवा करूं। काराकाट की जनता के लिए जान हाजिर है। दरअसल भाजपा की ओर से 2 मार्च को जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन टीएमसी द्वारा उनके गाने का एक वीडियो वायरल करने के बाद पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने को भाजपा ने गंभीरता से लिया। बुधवार को भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में आसनसोल से एसएस अहल्याबाई को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। इसके कुछ देर बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर काराकाट से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह बलिया से भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने वहां से चंद्रशेखर के पुत्र और नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण की सूचना को लेकर के आज शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसके साथ ही 5 संसदीय क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्र में नामांकन शुरू होगा। इन क्षेत्र में 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जाएगा, जब 20 अप्रैल को सभी नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 22 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जब तीसरे चरण के चुनाव क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा, जबकि सभी वोटों की गिनती अन्य चुनाव क्षेत्र के साथ ही 4 जून को होगा और चुनाव परिणाम उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। जन निर्वाचन विभाग के अनुसार तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर कि ईवीएम एवं वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन हो चुका है, या दूसरा रैंडमाइजेशन मतदान की तिथि के पहले दूसरा पूरा कर लिया जाएगा। इस चरण के जिलों में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज जमुई और मुंगेर में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने लोगों से मोदी सरकार को इस चुनाव में उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों की नहीं बल्कि अमीर उद्योगपतियों की सरकार है। मुकेश सहनी ने लोगों से राजद का प्रत्याशी को जिता करके दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि आज बिहार और देश संकट का दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में लोगों को गुमराह करके मोदी जी सत्ता में आए, लेकिन अब बिहार के लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है, अगर पंचायत और प्रखंड में ही विकास नहीं हुआ है तो फिर कैसा विकास। उन्होंने सभा में आए लोगों से पूछा है कि क्या किसी को नौकरी मिली, कोई फैक्ट्री लगी। सहनी ने कहा कि आज देश गरीब होता जा रहा है, मोदी जी को सत्ता से हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को धरती पर घर नहीं है। मुकेश सहनी ने बताया है कि पिछले चुनाव में आपकी ताकत से मेरे चाचा विधायक जीते और मेरे सहयोग से सरकार बनी। मैं आपकी ताकत से मंत्री बना, लेकिन जब मैं आपके अधिकार की बात करने लगा तो भाजपा ने मेरे विधायक खरीद लिए, हमें भी सरकार से बाहर कर दिया गया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आपकी ताकत से मैं मंत्री बना था और आपके अधिकार की लड़ाई
लड़ना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा है कि निषाद के आरक्षण की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने मंच पर उपस्थित राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना भाई बताते हुए कहा कि तेजस्वी जी को जब सरकार में आने का मौका मिला तो लाखों लोगों को नौकरियां मिली, जातिगत जनगणना कराई गई और आरक्षण बढ़ाया गया। उन्होंने लोगों से राजद का प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जहां बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने खेल बिगाड़ने का मन बना लिया है। इनमें प्रमुख है पूर्णिया लोकसभा सीट, काराकाट सीट, महाराजगंज, नवादा आदि प्रमुख। जहां पूर्णिया लोकसभा सीट पर बागी होकर के ताल ठोक रहे पप्पू यादव राजद उम्मीदवार बीमा भारती का खेल बिगाड़ सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो पप्पू यादव की वजह से बीमा भारती की उम्मीदवारी कमजोर पड़ सकती है। वहीं पर पप्पू यादव बनाम आरजेडी की इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा फायदा एनडीए को मिल सकता है। या उसी तरह काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान से एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा टाल ठोक रहे हैं। जब वहीं पर इस सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है, यानी कि काराकाट में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं पर बिहार की नवादा लोकसभा सीट राजद के लिए चुनौती बनती जा रही है, जब क्योंकि दो विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फैसले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में बिगुल फूंक दिया है। दोनों विधायकों ने राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। न सिर्फ इन्होंने अपना समर्थन दिया, बल्कि दिन रात एक करके उनको जिताने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव को समर्थन देने वाले में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विवाह देवी के अलावा रजौली से विधायक प्रकाश वीर और गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान शामिल है। वहीं पर भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां उनके लड़ने से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर विनोद यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण राजद को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं पर बिहार के महाराजगंज सीट पर भाजपा और फिर कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है।